नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का विषय संस्कृति और हमारे संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस हालिया और काफी अहम फैसले को डिकोड करने जा रहे हैं जो किन्नर समुदाय को बधाई देने की पुरानी परंपरा से जुड़ा है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करना होगा, और वो ये है कि क्या शादी ब्याह या किसी बच्चे के जन्म जैसे शुभ मौकों पर बधाई मांगना वाकई कोई कानूनी अधिकार है? मतलब सोचने वाली बात है, क्या समाज में लंबे समय से चली आ रही कोई भी मान्यता प्राप्त परंपरा अपने आप एक कानूनी अधिकार बन जाती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस पूरे विवाद की नींव को समझते हैं। भाग 1, परंपरा बनाम कानूनी विवाद। हम सब जानते हैं कि बधाई एक बहुत ही पुरानी सांस्कृतिक प्रथा है। कई पीढ़ियों से किन्नर समुदाय के लोग शादियों या जन्म के शुभ अवसरों पर आकर अपनी दुआएं देते हैं और बदले में उपहार या पैसे लेते हैं। देखा जाए तो सामाजिक रूप से इसे पूरी तरह से स्वीकार किया गया है ना? लेकिन अगर इसे सख्त कानूनी चश्मे से देखें तो ये पूरी प्रथा किसी भी लिखित या औपचारिक कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर है। कानून की किताबों में इसका कोई सीधा जिक्र ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पुरानी परंपरा अचानक एक आधुनिक अदालत के कटघरे में कैसे आ गई? ये हमें ले जाता है भाग 2 की ओर, गोंडा का जमीनी विवाद। दरअसल इस पूरे विवाद की चिंगारी उठी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। हुआ कुछ यूं कि समुदाय के भीतर बधाई मांगने वाले इलाकों का एक अलिखित पारंपरिक बंटवारा था। मतलब किसने कहाँ मांगना है ये सब पहले से तय था, लेकिन फिर कुछ प्रतिद्वंदी किन्नर समूहों ने एक दूसरे के इलाकों में दखल देना शुरू कर दिया। ये पुराने अनकहे नियम अचानक टूटने लगे और देखते ही देखते यह आपसी दखलंदाजी दुश्मनी और भारी हिंसा में बदल गई। बस यहीं से ये मामला समाज की चौखट लांघकर सीधे अदालत जा पहुंचा। इस बढ़ती हुई हिंसा का पक्का समाधान निकालने के लिए एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो आइए देखते हैं भाग 3, याचिकाकर्ता की कानूनी मांगे। यहाँ याचिकाकर्ता ने बहुत ही आक्रामक तरीके से संविधान का सहारा लिया। उन्होंने अदालत से साफ साफ कहा कि बधाई इकट्ठा करने के लिए इलाकों की सीमाओं को आधिकारिक तौर पर तय किया जाए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी पेशे और आवाजाही की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा का भी जोर शोर से हवाला दिया। उनकी मुख्य मांग बस यही थी कि बिना किसी डर या हिंसा के अपना काम करने यानी बधाई इकट्ठा करने की पूरी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये मांगे वाकई बहुत बड़ी और संवैधानिक महत्व की थीं। तो अदालत ने क्या कहा? आते हैं भाग 4 पर, हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला। लखनऊ बेंच के जजों ने मौजूदा कानूनों की कसौटी पर इन सभी मांगों को बहुत ही बारीकी से परखा। और अदालत का जवाब? बिल्कुल दो टूक। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि कानून की प्रक्रिया के बाहर पैसे वसूलने का कोई कानूनी आधार ही मौजूद नहीं है। जजों का तर्क एकदम शीशे की तरह साफ था। किसी भी व्यक्ति से टैक्स, सेस या कोई भी फीस तभी वसूली जा सकती है जब उसके पीछे कोई ठोस लिखित कानून खड़ा हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। अदालत ने साफ किया कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी ऐसे काम या प्रथा को कानूनी मोहर नहीं लगा सकती जिसका लिखित कानून में कोई वजूद ही ना हो। सीधे शब्दों में कहें तो जो अधिकार कानून की किताब में ही नहीं है, उसे अदालत अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकती। अब हम कानूनी पेचीदगियों के थोड़ा और अंदर चलते हैं। भाग 5, संविधान और उगाही के नियम। यहाँ आकर परंपरा और आधुनिक कानून के बीच का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो अलिखित नियम है, इलाकों का बंटवारा और बधाई मांगने का सदियों पुराना अधिकार, और दूसरी तरफ है हमारा संहिताबद्ध कानून जो बिल्कुल अलग भाषा बोलता है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि जब ये परंपरा जबरदस्ती का रूप ले लेती है तो ये भारतीय न्याय संहिता के तहत अवैध उगाही यानी एक्सटॉर्शन का अपराध बन जाती है। कोई किसी से जबरन पैसे नहीं वसूल सकता और परंपरा के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एक और बेहद अहम पहलू पर गौर करना जरूरी है। अदालत ने ट्रांसजेंडर समुदाय की रक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानून यानी ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 को भी बारीकी से देखा
और दिलचस्प बात यह है कि इस विशेष कानून में भी बधाई के रूप में पैसे इकट्ठा करने का कोई कानूनी अधिकार या प्रावधान है ही नहीं। ये एक ऐसा तथ्य है जो अदालत के इस फैसले को और भी ज्यादा ठोस बनाता है। अब जबकि हमने सारे कानूनी पन्नों को पलट लिया है, तो बढ़ते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ। भाग 6, फैसले का सामाजिक संदेश। सच कहें तो इस फैसले की गूंज गोंडा के उस छोटे से जमीनी विवाद से कहीं आगे तक जाती है। अदालत ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। अगर कोर्ट परंपरा के नाम पर इस तरह की अलिखित वसूली को जायज मान लेती तो ये एक बेहद खतरनाक मिसाल बन सकती थी। इससे तो समाज के बाकी गुटों को भी खुली छूट मिल जाती कि वो भी किसी न किसी पुरानी परंपरा का मुखौटा पहनकर संगठित रूप से अवैध वसूली करने लगे। देश का कानून कभी भी ऐसी मनमानी को बढ़ावा नहीं दे सकता। तो इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये फैसला हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल छोड़ जाता है। आने वाले वक्त में हमारा समाज उन पारंपरिक प्रथाओं जो हमारी संस्कृति में बहुत गहरी रची बसी हैं और एक आधुनिक, एकदम निष्पक्ष कानूनी ढांचे के सख्त नियमों के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाएगा? क्या हमारी परंपराओं को आधुनिक समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा या फिर कानून को इन परंपराओं के लिए थोड़ी जगह बनानी होगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।